फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। फ्रेंड्स, आज की क्लास आपकी रीट के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि आज के इस एक क्लास में हम लोग रीट एग्जाम में अभी तक आपके सीडीपी में जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन बने हैं उन सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं, साथ ही साथ जो है कॉन्सेप्ट को भी समझने वाले। तो ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्लास आप कंप्लीट देख लेते हैं तो आपको अपने एग्जाम में सीडीपी के क्वेश्चनों में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, कई सारे क्वेश्चन आपको इसी क्लास से देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर दें। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 6 से 11 वर्ष तक के काल को क्या कहा जाता है। ऑप्शन दे रखा है आपको शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, माध्यमिक बाल्यावस्था, पूर्व संग्रहात्मक। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे बाल विकास की अवस्थाओं की। ठीक है, यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करें बाल विकास की अवस्था यानी कि स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, तो पहली अवस्था क्या है, प्रसव पूर्व यानी कि प्री नेटल स्टेज, जिसमें जो बच्चा होता है वो 9 महीने या फिर 280 दिन का होता है। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। यह अवस्था जो है माता के गर्भाधान यानी कि कॉन्सेप्शन पीरियड से जो है शुरू होती है ना। इसके बाद में जो सेकंड स्टेज आती है वो क्या है, इन्फेंसी। ठीक है, यानी कि शैशवावस्था। इसमें जो बच्चे की एज होती है वो जन्म से लेकर के 2 साल होती है। ठीक है, आप यहाँ पर इमेज में भी देख सकते हैं। यहाँ पर जो बच्चा है वो जन्म से लेकर के 2 साल तक का है लगभग। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इस स्टेज की क्या क्या विशेषताएं होती है। इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहता है। उसका व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। ठीक है, मूल प्रवृत्तियां कहने का मतलब क्या हो गया, जैसे देखिए तो जन्म से लेकर के 2 साल तक के बच्चे होते हैं उनको रोना भी आता है, हंसना भी आता है। ठीक है, इसके अलावा वो अपनी माँ का दूध भी पीते हैं, है ना। तो क्या ये चीज़ें उनको किसी ने सिखाई है? नहीं, ये जन्मजात प्रवृत्ति है। ठीक है, वही क्या होते हैं, उनकी मूल प्रवृत्तियाँ होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बच्चे का व्यवहार होता है वो किस पर आधारित होता है, मूल प्रवृत्तियों पर। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछेगा कि किस स्टेज में बच्चे का व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है, तो शैशवावस्था में। ठीक है, तेज शारीरिक मानसिक अधिगम की अवस्था, जैसे कि आपने देखा होगा जो शैशवावस्था में बच्चे होते हैं, ठीक है, यानी कि तो जन्म से लेकर के 2 साल तक के बच्चे होंगे। अगर आप 1 मंथ के बेबी को देखेंगे फिर कुछ महीने बाद अगर उसी बेबी को देखेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि वही बेबी है। ठीक है, क्योंकि उसका विकास इतना तेजी से होता है, उसका शारीरिक विकास तेजी से होता है, उसका मानसिक विकास तेजी से होता है। ठीक है, इसके साथ साथ नैतिकता का अभाव। ठीक है, अब देखिए जो शैशवावस्था में बच्चा होता है बहुत ही छोटा बच्चा होता है, तो किसी को भी खरोच लगता है ना, या फिर किसी को भी जो है थप्पड़ मार देते हैं छोटे बच्चे, है ना। तो उनमें क्या होता है, नैतिकता का अभाव होता है ना। तो ये बस सारे पॉइंट जो है आपको ध्यान रखना है। यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पर पूर्व बाल्यावस्था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है, इसमें देखिए बच्चे की एज कितनी होती है, 2 से लेकर के 6 साल। ठीक है, एज आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए इस स्टेज की क्या क्या विशेषता होती है। इसमें बच्चा अनुकरण यानी कि इमिटेशन द्वारा सीखता है। अगर आप 2 से लेकर के 6 साल तक के बच्चे के सामने कोई भी शब्द बोलते हैं, ठीक है, या फिर किसी तरीके का व्यवहार प्रदर्शित करते हैं तो बच्चा क्या करता है, नकल करता है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चा किस तरीके से चीज़ों को सीखता है, अनुकरण के थ्रू। ठीक है, इस अवस्था में जिज्ञासा यानी कि क्यूरियोसिटी ज़्यादा होती है। अगर आप 2 से लेकर के 6 साल तक के बच्चे को देखेंगे तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, कभी कभी तो जो फैमिली मेम्बर होते हैं उनसे परेशान होते हैं कि बच्चा इतना ज़्यादा क्वेश्चन क्यों कर रहा है। ठीक है, क्योंकि उनके मन में हर एक चीज़ को लेकर के जिज्ञासा होती है कि ये चीज़ क्यों हो रही है, कैसे हो रही है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं। इस अवस्था को टॉय एज कहा जाता है। ठीक है, खिलौनों की आयु। अगर आपसे पूछे कि खिलौनों की आयु जो है किस स्टेज को कहा जाता है, तो पूर्व बाल्यावस्था को, क्योंकि इसमें जो बच्चा होता है वो खिलौनों से सबसे ज़्यादा खेलता है। ठीक है, इसीलिए इस स्टेज को क्या कहते हैं, टॉय एज कहते हैं। ठीक है, यह भाषा अर्जन के लिए संवेदनशील चरण यानी कि सेंसिटिव पीरियड है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि भाषा अर्जन के लिए सबसे संवेदनशील काल कौन सा है, तो वो आपका है अर्ली चाइल्डहुड यानी कि पूर्व बाल्यावस्था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपका सेंसिटिव पीरियड की बात हुई। ठीक है, इस अवस्था में बच्चा कल्पनाशीलता वाले गेम्स में एक्टिव रूप से भाग लेता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। तो यहाँ तक आपने चीज़ों को समझा है ना। अब देखिए ये जो नोट्स है ना आपके, ये जो है मैंने खुद डिज़ाइन किए हुए और इस तरीके से डिज़ाइन किए हुए हैं जहाँ से कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। मैंने कई सारे प्रीवियस क्वेश्चन पर एनालिसिस करने के बाद में ये आपके नोट्स डिज़ाइन किए हुए। तो अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मुझे 7706974820 इस नंबर पर मैसेज करके पेड नोट्स को परचेज कर सकते हैं। देखिए अभी आपके एग्जाम में टाइम भी कम है। ठीक है, और कम टाइम में अगर आपको रिविजन करना हो या फिर जो है आपने कुछ भी चीज़ें नहीं पढ़ के 1 से 2 बार इस नोट्स को रीड कर लेंगे, आपके जो है पूरा का पूरा सिलेबस यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा और कम टाइम में जो है आप जो है एक बेहतरीन रिवीजन कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, वहाँ से आपको कम प्राइस में नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। बाकी जितने भी आपकी कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें वो मैं आप लोगों के साथ में यहाँ पर डिस्कस कर ही रही हूँ। ठीक है, अब आगे देखते हैं यहाँ पर जो 4th स्टेज है वो क्या है, उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, जिसे हम लोग मध्य बचपन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसमें जो बच्चे की एज होती है वो कितनी होती है, 6 से लेकर के 12 साल। ठीक है,
अब देखिए इस स्टेज की क्या क्या विशेषता होती है, इसे तार्किक चिंतन यानी कि लॉजिकल थिंकिंग की अवस्था कहा जाता है। अब देखिए इसमें जो बच्चा होता है ना थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो हर चीज़ के लिए जो तर्क वगैरह होता है, जो लॉजिक वगैरह होता है वो करने लगता है, ठीक है। आरंभिक स्कूल की एज, अब देखिए जो 6 से लेकर के 12 साल तक का बच्चा होता है वो स्कूल जाना शुरू कर देता है। उसके पहले भी जो बच्चा था 2 से लेकर के 6 साल, ठीक है, इसमें बच्चा स्कूल में जाता है बट प्ले वे में जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आरंभिक स्कूल की एज है जिसमें कि प्रॉपर बच्चा स्कूल में जाता है वो 6 से लेकर के 12 साल में जाता है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। गंदी अवस्था, ठीक है। अब देखिए डर्टी एज इस स्टेज को क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो बच्चे होते हैं ना सबसे ज़्यादा कपड़े वगैरह गंदे करते हैं। आपने एक जो ऐड भी देखा होगा, सर्फ एक्सेल 10 रुपये में सारे दाग साफ, ठीक है। तो यहाँ पर जो बच्चा है वो 6 से लेकर के 12 साल तक की ही स्टेज में है ना, तो यहाँ पर बच्चे कपड़े वगैरह बहुत ज़्यादा गंदे करते हैं, इसलिए यहाँ पर इस स्टेज को गंदी अवस्था भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि डर्टी एज किस स्टेज को कहा जाता है या फिर उस स्टेज में बच्चे की एज क्या होती है, तो 6 से लेकर के 12 साल उत्तर बाल्यावस्था, ठीक है। स्फूर्ति की अवस्था या फिर स्मार्ट एज, इसमें जो बच्चा होता है काफ़ी उछल कूद करता है, ठीक है, उसके अंदर स्फूर्ति ज़्यादा होती है, बात ध्यान रखेंगे। इसे खेलों की अवस्था यानी कि गेम्स स्टेज कहा जाता है। अब देखिए जो आपका बाल्यावस्था था जिसमें जो बच्चा 2 से लेकर के 6 साल तक था वो खिलौनों से खेलता था, ठीक है, बट यहाँ पर जो बच्चा है वो क्या करता है, खुद के खेल खेलता है, आपस में ही खेल खेलता है, ठीक है। जैसे कि आपका हाइड एंड सीक हो गया है ना, या फिर यहाँ पर भी आप इमेज में भी देख सकते हैं अलग अलग तरीके के बच्चे यहाँ पर आपस में ही खेल खेलते हैं, ठीक है। अब टॉय से नहीं खेलते, खिलौनों से नहीं खेलते हैं, ठीक है। इस अवस्था में संग्रहण स्टोरेज की प्रवृत्ति विकसित होने लगती है। अगर आप देखेंगे जो है 6 से लेकर के 12 साल तक के बच्चों को, तो वो क्या करते हैं अपने पास में चीज़ों को स्टोर करके इकट्ठा करके रखते हैं, ठीक है। कई तरह की चीज़ें आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि आपने भी बचपन में कुछ चीज़ें इकट्ठा की होगी, तो कौन सी स्टेज में करते होंगे, 6 से लेकर के 12 साल, ठीक है। इसे टोली समूह गैंग की अवस्था कहा जाता है। इसमें जो बच्चा होता है वो टोली में रहता है, समूह में रहता है, ठीक है, अपना एक ग्रुप बना लेता है। इसे जीवन का अनोखा काल यानी कि यूनिक पीरियड कहा जाता है, क्योंकि इसमें देखिए ना ही करियर की टेंशन होती है, ठीक है, बस खाओ पियो, ठीक है, मस्ती करो, घूमो फिरो, है ना। तो ये जो क्या होता है आपका जीवन का अनोखा काल होता है यानी कि यूनिक पीरियड होता है ना। तो ये सारे पॉइंट आपको जो है उत्तर बाल्यावस्था से रिलेटेड याद रखने, यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बने हुए हैं, है ना। लास्ट आता है एडोलेसेंस, किशोरावस्था। इसमें जो बच्चे की एज होती है वो 12 या फिर 13 साल से लेकर के 18 साल तक होती है, ठीक है। ये क्या होता है, जीवन का सबसे कठिन काल होता है। कठिन काल कहने का मतलब क्या है, क्योंकि देखिए इस समय, ठीक है, जो किशोर या फिर किशोरी होते हैं उनके बॉडी स्ट्रक्चर में बहुत सारे चेंज हो रहे होते हैं, है ना, हार्मोनल चेंज बहुत सारे हो रहे होते हैं, ठीक है। फिर इसी स्टेज में बच्चों को करियर की भी चिंता होती है ना, तो इसे क्या कहा जाता है, जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है, ठीक है। इसे संघर्ष, तनाव, आधी तूफान और उलझन की अवस्था कहा जाता है, क्योंकि जो सारे चेंज होते हैं ना वो इसी स्टेज में आकर के अचानक से होते हैं, है ना। तो यहाँ पर इसलिए इस स्टेज को क्या कहते हैं, संघर्ष, तनाव, तूफान, आधी, उलझन की अवस्था कहते हैं, ठीक है। इससे विषम लिंगी आकर्षण होता है, मतलब देखिए जो लड़के होते हैं वो लड़कियों की तरफ आकर्षित होते हैं, जो लड़कियां होती हैं वो लड़कों की तरफ आकर्षित होती हैं, है ना। तो इसी स्टेज में आकर के विषम लिंगी आकर्षण होता है, ठीक है। इस अवस्था को स्वर्ण काल या फिर गोल्डन एज कहा जाता है, क्योंकि यहीं से जो है एक वयस्क व्यक्ति बनने की शुरुआत होती है। एक तरीके से आप इस स्टेज में कह सकते हैं कि ना ही जो किशोर या फिर जो किशोरी होते हैं ना ही वो बच्चे होते हैं, ना ही वयस्क होते हैं, ठीक है। तो ये जो है बीच वाली स्टेज होती है, ठीक है, इसलिए इस स्टेज को क्या कहते हैं, स्वर्ण काल, गोल्डन एज कहा जाता है, ठीक है। इस अवस्था में वीर पूजा यानी कि हीरो वर्शिप की भावना होती है। अब देखिए हीरो वर्शिप का मतलब क्या हो गया, मतलब इसी में जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, अपने आइडियल को चुनते हैं, है ना। कई सारे लोग जो है अपने आइडियल मानते होंगे यहाँ पर APJ अब्दुल कलाम को या फिर महात्मा गांधी को, है ना। तो इसी स्टेज में जो हीरो वर्शिप की भावना है वो जो है किशोर या फिर किशोरी के अंदर डेवलप होती है। इस अवस्था में बच्चे अमूर्त चिंतन यानी कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करते हैं। अमूर्त चिंतन का मतलब क्या हो गया, जो चीज़ें जो है सामने प्रेजेंट नहीं होती है उसके बारे में भी जो किशोर या फिर किशोरी होते हैं वो थिंकिंग कर पाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करते हैं, ठीक है। नियम वगैरह जो होते हैं उनको प्रूव कर लेते हैं, है ना। तो ये सारे पॉइंट जो है आपको एडोलेसेंस यानी कि किशोरावस्था से रिलेटेड याद रखने, है ना। तो इस तरीके से जो आपकी बाल विकास की अवस्था है उनकी क्या क्या विशेषता होती है हमने यहाँ पर डिस्कस किया, ठीक है। अब जो है जो मैं क्वेश्चन कराऊंगी उनके आंसर आप यहाँ पर ईजिली बता पाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन बना हुआ है, 6 से 11 वर्ष तक के काल को क्या कहते हैं, तो आप सभी यहाँ पर बता पाएंगे मिडिल चाइल्डहुड यानी कि माध्यमिक बाल्यावस्था या फिर उत्तर बाल्यावस्था, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा कितने साल तक का होता है, 2 से लेकर के 6 साल तक का होता है, ठीक है। शैशवावस्था में जन्म से लेकर के 2 साल तक का, ठीक है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, देखिए ये जो जीन पैजेक मनोवैज्ञानिक है उनके सेकंड वाले स्टेज है, इसमें जो बच्चा होता है वो 2 से लेकर के 7 साल का होता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। बाकी यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, विकास की कौन सी अवस्था की प्रमुखता है? अमूर्त सोच व अपनी खुद की पहचान खोजने की चाह। मैंने क्या बताया था, अमूर्त सोच, ठीक है, खुद की आइडेंटिटी, खुद की पहचान बनाना। कौन से स्टेज में बात होगी? किशोरावस्था में, ठीक है, यानी कि एडोलेसेंस में। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, माध्यमिक बाल्यावस्था आपका यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। बाकी इन स्टेज के बारे में मैंने आपको पूरे डिटेल में यहाँ पर बताया हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, खिलौनों की आयु कहा जाता है, यानी कि जो टॉय एज है, ठीक है, वो कौन सी स्टेज को कहते हैं? पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी तो होगा ही नहीं, शैशवावस्था को नहीं कहते हैं, ठीक है। किसको कहते हैं? टॉय एज, ठीक है। खिलौनों की आयु किसे कहते हैं? पूर्व बाल्यावस्था को, जब बच्चा 2 से लेकर के 6 साल तक का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ओके। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था में उपयुक्त नहीं है? ठीक है, सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना। तो देखिए उत्तर बाल्यावस्था यानी कि बच्चा यहाँ पर कितने एज का है? 6 से लेकर के 11 साल तक का है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बच्चा होता है वो सामान्य खेल खेलता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात तो बिल्कुल सही है ना, बट पूछा क्या है, उपयुक्त नहीं है, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। पुरोचित या स्त्रोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। देखिए जो उत्तर बाल्यावस्था में बच्चा होता है वो अभी पुरोचित और स्त्रोचित जो सामाजिक भूमिकाएं होती हैं उनको प्राप्त नहीं करता है, ठीक है। वो कब करता है? किशोरावस्था में, ठीक है। मैंने बताया था ना, किशोरावस्था में बहुत सारे जो है बॉडी स्ट्रक्चर वगैरह में चेंज होते हैं, ठीक है, कई तरीके के हार्मोनल चेंज भी होते हैं, है ना। तो उसमें जो बच्चा होता है वो पुरुषोचित और स्त्रोचित को प्राप्त करता है, जो समाज में उनकी भूमिकाएं होती है, ठीक है। तो ये बात आपके यहाँ पर गलत दे रखी है उत्तर बाल्यावस्था से रिलेटेड। यहाँ पर आपका यही उचित नहीं है और यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। अब देखिए जो 6 से लेकर के जो है 11 साल तक के बच्चे होते हैं खुद से नहा भी लेते हैं, खा भी लेते हैं, ठीक है, तैयार भी हो जाते हैं। तो जो व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता होता है, ठीक है, यानी कुछ चीज़ें वो क्या करते हैं, स्वयं से कर लेते हैं, तो ये जो है प्राप्त कर लेते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना, बिल्कुल सही बात है। इसमें जो बच्चा होता है वो दल समूह में रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये भी बात सही है, तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। यहाँ पर एक ही ऑप्शन गलत दे रखा है, बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, विकास के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, विकास एक खास क्रमानुसार चलता है, बिल्कुल सही बात है। देखिए जो विकास होता है ना वो एक सीक्वेंस में चलने वाला प्रोसेस होता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए जब आपका भी जन्म हुआ, ठीक है, तो आपने सबसे पहले बैठना सीखा, उसके बाद में रेंगना सीखा, फिर खड़े होने सीखा, ठीक है, उसके बाद में कहीं जा करके आपने चलना और दौड़ना सीखा, ठीक है। तो जो विकास है वो किसका पालन कर रहा है? एक क्रम का, एक सीक्वेंस का, ठीक है। ऐसा थोड़ी है कि बच्चे के आज ही जन्म हुआ और बच्चा आज ही दौड़ना शुरू कर दिया, है ना। तो विकास का एक क्रमानुसार चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये बात आपके यहाँ पर सही दे रखी है और पूछा क्या है, कौन सा सही नहीं है, तो ये ऑप्शन होगा नहीं, है ना। विकास विभेदन व एकीकरण के सिद्धांत का पालन करता है, ये भी बात आपका यहाँ पर सही है, ठीक है। अभी मैं आप लोगों के साथ में विकास के सिद्धांत डिस्कस करूंगी, तो उसको पूरा डिटेल में जो है आप लोगों के साथ में ये चीज़ें डिस्कस करूंगी, ठीक है। तो ये बात आपके यहाँ पर सही है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। विकास पैर से सिर की दिशा में होता है। अब देखिए ये आपका यहाँ पर गलत दे रखा है, ठीक है। जो विकास का सिद्धांत उसमें कई सारे प्रिंसिपल हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। और एक प्रिंसिपल है सिरगामी, ठीक है। वो क्या कहता है कि जो विकास होता है वो सिर से पैर की तरफ होता है, बट यहाँ पर क्या दे रखा है, पैर से सिर की दिशा में, ठीक है। तो ये उल्टा दे रखा है, तो इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत है और यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। विकास केंद्र से बाहर की दिशा में अग्रसर होता है। एक देखिए विकास का सिद्धांत होता है प्रॉक्सिमल डिस्टल यानी कि समीपस्थ दूरामुखी प्रिंसिपल, जो कि कहता है जो हमारा विकास होता है, जो हमारा डेवलपमेंट होता है बॉडी के सेंटर से शुरू होता है और बाहरी भाग की तरफ चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात आपकी सही दे रखी है, एक ही बात गलत है, पैर से सिर, ठीक है, जबकि होना क्या चाहिए, सिर से पैर। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए विकास और विकास रिलेटेड जितने भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, जो प्रिंसिपल हैं उन सभी को हम लोग यहाँ पर कवर कर लेते हैं, ठीक है। अब चलिए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले ग्रोथ को पढ़ेंगे, उसके बाद में डेवलपमेंट को पढ़ेंगे, फिर उनके जो है प्रिंसिपल को पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से सारे कॉन्सेप्ट आपके यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ग्रोथ, ठीक है, अभिवृद्धि जिसे हम लोग वृद्धि के नाम से भी जानते हैं, ये क्या होती है, ठीक है। जब हमारे शरीर की संरचना या आकार बढ़ना शुरू होता है तो उसे क्या कहते हैं, वृद्धि, ठीक है। ग्रोथ का मतलब क्या होता है, जो बाहरी स्ट्रक्चर में जो चेंज आ रहे हैं, यानी कि हमारे जो है हाइट का बढ़ना, ठीक है, हम मोटे होते हैं, पतले होते हैं, तो ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आ जाएंगी, ग्रोथ, ठीक है, यानी कि वृद्धि के अंतर्गत आ जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पर क्या हो रही है, बच्चे की ग्रोथ हो रही है, ठीक है, वृद्धि हो रही है ना। आगे देखते हैं, वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है, ठीक है। जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बताया, जो बाहरी
चेंज आ रहे हैं, ठीक है, जो हमारे बॉडी स्ट्रक्चर में जो बाहरी चेंज आ रहे हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं, वृद्धि कहते हैं, ठीक है। तो वृद्धि का स्वरूप कैसा होता है, बाह्य होता है, एक्सटर्नल होता है, ठीक है। वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है, वैसे तो है नहीं कि जो आपकी लंबाई वो आजीवन बढ़ रही है ना, कुछ समय के बाद क्या होती है, रुक जाती है। अगर आप खुद सोचिए कि अगर आपकी जो लंबाई है वो आजीवन बढ़ती रहे, आपके हाथ पैर आजीवन बढ़ते रहे, तो आप कितने लंबे हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर जो ग्रोथ होती है वो क्या होती है, एक टाइम के बाद आकर के रुक जाती है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। जैसे कि हमारी जो है लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई, है ना, वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती है, कि जो हमारी ग्रोथ होती है किसी स्टेज में कम होती है, किसी स्टेज में ज़्यादा होती है, तो ये एक जो है क्रम के अनुसार नहीं चलती है, एक सीक्वेंस को फॉलो नहीं करती है, ठीक है। तो क्वेश्चन बनेगा कि क्या जो वृद्धि होती है, जो ग्रोथ होती है ना, क्या एक सीक्वेंस को फॉलो करती है, नहीं करती है, ठीक है। कभी हम जो है किसी स्टेज में ज़्यादा लंबे हो जाते हैं, ठीक है, या फिर किसी स्टेज में अगर आप देखेंगे तो लगता है कि बच्चों की हाइट बढ़ ही नहीं रही है ना। तो यहाँ पर जो वृद्धि होती है वो सीक्वेंस को फॉलो नहीं करती है, कभी हमारी लंबाई बढ़ती है तो कभी हमारा जो है भार बढ़ता है ना। वृद्धि का हम मापन कर सकते हैं, उदाहरण हम भार, लंबाई को नाप सकते हैं, जैसे कि आपका कितना वजन है ना, आप कितने लंबे हैं, आप जो है इस चीज़ को मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। तो जो ग्रोथ होती है इसको क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। वृद्धि केवल परिमाणात्मक होती है, ठीक है, यानी कि क्वांटिटी मात्रात्मक होती है। मात्रात्मक का मतलब क्या है, जैसे आप मेजर कर सके, माप सके, जैसे कि आपकी लंबाई हो गई, भार हो गया, ठीक है। तो वृद्धि क्या होती है, आपकी क्वांटिटिव होती है, यानी कि परिमाणात्मक, या फिर आप इसी को कह सकते हैं मात्रात्मक होती है ना। वृद्धि होने से विकास भी हो सकता है और नहीं भी। उदाहरण, जब कोई आदमी मोटा होता जा रहा है तो उसकी वृद्धि हो रही है, परंतु ये जरूरी नहीं कि मोटा होने से उसका क्रियात्मक विकास भी बढ़े, ठीक है। तो जो वृद्धि है उसके होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी, ठीक है। और एक बात ध्यान रखिएगा, जो हमारा डेवलपमेंट होता है ना, जो हमारा विकास होता है, इसी का छोटा सा पार्ट होता है क्या, ग्रोथ, ठीक है, यानी कि हमारी वृद्धि। डेवलपमेंट क्या होता है, ब्रॉड डोमेन होता है, ठीक है, एक बड़ा क्षेत्र होता है और इसी के अंदर आपका क्या आता है, ग्रोथ आ जाता है, जो है वृद्धि आ जाती है, ठीक है। तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे डेवलपमेंट की, ठीक है। ग्रोथ को आपने यहाँ पर समझा, अब हम बात करेंगे विकास यानी कि डेवलपमेंट क्या होता है ना। जब हमारे मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता यानी कि मेच्योरिटी आती है तो उसे क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए, है ना, हमारा जो है हाइट बढ़ा, हमारा वजन बढ़ गया, ठीक है, बट समय के साथ हमारा दिमाग भी तो विकसित हुआ, हमने सामाजिक कौशल भी तो सीखे। जो संवेगात्मक चीज़ें थी, जैसे कि बचपन में जब भी हमें भूख लगती थी हम लोग रोना स्टार्ट करते थे, है ना, बट जैसे जैसे हम लोग बड़े होते चले गए अब हम लोग खुद से बना करके खा लेते हैं। तो यहाँ पर जो संवेगात्मक चीज़ें हैं उसके अंदर वृद्धि हुई, ठीक है। बचपन में हमें चीज़ें समझ में नहीं आती थी, है ना, जब हम बड़े हो गए तो हमने समाज के बारे में जाना कि यहाँ पर किस तरीके से लोग रहते हैं, किसके साथ में किस तरीके का व्यवहार करना है, तो सामाजिक कौशल भी हम लोगों ने सीखा, है ना। तो समय के साथ, है ना, हमारा विकास भी हुआ, हमारे मानसिक पक्ष डेवलप हुए, है ना, हमारे सामाजिक पक्ष डेवलप हुए, हमारे संवेगात्मक, है ना, हमारे बौद्धिक पक्ष डेवलप हुए, है ना। तो इनमें क्या हुई, मेच्योरिटी आई, परिपक्वता आई, है ना। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। विकास का स्वरूप आंतरिक एवं बाह्य दोनों है, यानी जो विकास होता है, मैंने क्या बोला, विकास के अंदर ही क्या आ जाता है, आपका ग्रोथ आ जाता है। तो इसका स्वरूप क्या होता है, आंतरिक और बाहरी दोनों होता है। यानी जो हमारा मानसिक विकास होता है, जो हमारा सामाजिक विकास होता है, ठीक है, ये क्या हो रहा है, हमारे अंदर इंटरनल चेंज हो रहे हैं, है ना। तो आंतरिक भी होता है और बाह्य भी होता है, क्योंकि इसी का पार्ट है आपका ग्रोथ। तो जितनी बातें आपकी ग्रोथ के अंतर्गत आएंगी वो तो विकास में अपने आप आ ही जाएंगी, है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। उदाहरण जैसे कि मस्तिष्क भाषा ज्ञान, है ना, विकास जीवन भर चलता रहता है। देखिए जो विकास की प्रक्रिया ये क्या होती है, आपकी सतत प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो क्वेश्चन क्या बनता है कि विकास जो है कैसी प्रक्रिया है, तो विकास जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया, या फिर आप कह सकते हैं कि एक सतत प्रक्रिया है ना, जो कि माँ के गर्भ से शुरू होती है और जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती तब तक क्या होती है, निरंतर चलती रहती है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर, विकास में निश्चित क्रम होता है। उदाहरण, हमें अपना जितना विकास करना होता है उतना ही होता है, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, जितना हम चाहेंगे उतना ही होगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, अभी क्वेश्चन में भी आप लोगों ने देखा कि विकास एक सीक्वेंस को फॉलो करता है ना, एक निश्चित क्रम होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को एग्जांपल दिया था कि जब बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहले बच्चा क्या करता है, बैठना सीखता है, उसके बाद में रेंगना सीखता है, फिर खड़े होना सीखता है, फिर चलना सीखता है, उसके बाद में क्या करता है, दौड़ना सीखता है। तो ये क्या है, एक सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है ना। तो विकास का क्या होता है, एक क्रम होता है, एक सीक्वेंस होता है, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट है विकास का हम सीधे सीधे मापन नहीं कर सकते। सीधे सीधे मापन नहीं कर सकते इसका मतलब क्या, देखिए विकास को हम मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। आपका सामाजिक विकास कितना हुआ, ठीक है, आपका मानसिक विकास कितना हुआ, शारीरिक विकास कितना हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या इसको आप जो है माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, नहीं माप सकते, ठीक है, क्योंकि विकास के अंदर जो है आपका गुणात्मक चेंज भी आते हैं, जो आपके गुणों में परिवर्तन हुए है ना, वो भी आपका विकास के अंतर्गत आ जाता है। हाँ, बट हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कुछ हद तक प्रिडिक्ट कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ बच्चे होते हैं जो कि शुरू से ही बहुत तेज तैराक होते हैं, तो उनके बारे में हम क्या कह देते हैं कि हाँ ये बच्चा जो है आगे चलकर कुछ अच्छा करेगा। तो यहाँ पर हम बिल्कुल निश्चित तौर पर, बिल्कुल पक्के तौर पर नहीं कह रहे हैं, सिर्फ कुछ हद तक अनुमान लगा पा रहे हैं, है ना। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। उदाहरण, हम सामाजिक विकास, नैतिक विकास का मापन नहीं कर सकते, हम केवल मानसिक विकास का मापन कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जो IQ वगैरह है ना, उससे आप जो है मानसिक विकास को कुछ हद तक माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ठीक है। आगे दे रखा है नेक्स्ट पॉइंट, विकास परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। अगर आपसे पूछे कि विकास जो है परिमाणात्मक यानी कि क्वालिटेटिव होता है या फिर क्वांटिटेटिव होता है, तो दोनों होता है, ठीक है। परिमाणात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है, यानी कि मात्रात्मक चेंज भी इसी के अंतर्गत आते हैं और आपके गुणात्मक चेंज भी, ठीक है। विकास वृद्धि के बिना भी संभव, क्योंकि कुछ व्यक्तियों के आकार, ऊंचाई या भार नहीं बढ़ता, परंतु उनमें नैतिक विकास, सामाजिक विकास, बौद्धिक विकास अवश्य होता है। जैसे कि आप लोगों ने बहुत सारे जो है ऐसे व्यक्तियों को देखा होगा जिनकी जो हाइट है ना, वो बढ़ती ही नहीं है या फिर उनका वजन ही नहीं बढ़ता है, ठीक है, बट उनका भी विकास होता है, ठीक है, वो भी समाज में रहने के तौर तरीके, ठीक है, जानते हैं। तो यहाँ पर जो विकास होता है वो ग्रोथ के बिना भी संभव है, वृद्धि के बिना भी संभव है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, क्या विकास ग्रोथ के बिना संभव है, तो बिल्कुल संभव है, ठीक है। ये बात आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। परिपक्वता यानी कि मैच्योरेशन, आनुवंशिकीय विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने का प्रोसेस मैच्योरेशन कहलाता है। देखिए हमारे अंदर जो चीज़ें होती हैं वो अनफोल्ड होती हैं, ठीक है, समय के साथ अनफोल्ड होती है। जैसे कि मान लीजिए जो छोटा बच्चा है ना, वो सही तरीके से शब्दों को बोल नहीं पाता है ना, बट समय के साथ जैसे जैसे उसका विकास होता है, ठीक है, जैसे जैसे वो मेच्योर होता है, वो सही तरीके से शब्दों को बोलना सीख जाता है ना। तो जो मेच्योरिटी होती है ये आपकी हेरिडिटी से संबंधित होती है, क्योंकि समय के साथ अनफोल्ड होती है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर यही दे रखा है कि ये जो है हेरिडिटी से रिलेटेड होती है, यानी कि आनुवंशिकता से संबंधित होती है। तो क्वेश्चन यही पूछेगा कि जो मैच्योरेशन है इसका संबंध किससे है, तो हेरिडिटी से है, ठीक है, आनुवंशिकता से है। बड़े होने पर मैच्योरिटी आती रहती है, ठीक है। अभी मैंने यही बात आप लोगों को यहाँ पर बताई। अब आगे देखते हैं विकास के आयाम यानी कि डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। देखिए डोमेन ऑफ डेवलपमेंट यानी कि विकास के कितने पक्ष होते हैं, तो आपके 4 पक्ष होते हैं। कौन कौन से, कॉग्निटिव, ठीक है, सोशियो इमोशनल और फिजिकल, है ना। विकास क्या होता है, बहुआयामी होता है, ठीक है, मल्टी डायरेक्शनल होता है। क्वेश्चन क्या बनता है कि विकास जो है किस प्रकार की प्रक्रिया है, ठीक है, तो आप वहाँ पर बताएंगे कि मल्टी डायमेंशनल, ठीक है, विकास बहुआयामी प्रक्रिया है, कई पक्षों में हमारा विकास होता है। जैसे कि हमारा शारीरिक विकास होता है, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास होता है, सोशियो डेवलपमेंट होता है, ठीक है, यानी कि सामाजिक विकास होता है, और इमोशनल डेवलपमेंट यानी कि भावनात्मक विकास होता है, ठीक है। तो इसको आप किस तरीके से याद रख सकते हैं, PCSE यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशियो डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट। मैंने आपको यहाँ पर ट्रिक भी बता रखा है, ठीक है। PCSE के थ्रू आप यहाँ पर याद रख सकते हैं कि ये क्या होते हैं, विकास के पक्ष होते हैं, विकास के आयाम होते हैं, है ना। अब चलिए यहाँ पर बात करें फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि शारीरिक विकास क्या होता है, ठीक है। अब देखिए शारीरिक विकास का मतलब ये है कि जो हमारे शरीर से रिलेटेड एक्टिविटी होगी, है ना, यानी जो क्रियात्मक गतिविधियाँ होगी, जैसे कि मान लीजिए हमारी हाइट बढ़ी है, हमारा वेट बढ़ा है, साइज शेप, इसमें जो चेंज हो रहा है, ये सारी की सारी आपके शारीरिक विकास के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। गति संबंधी पक्ष जो शारीरिक विकास से संबंधित है ना। तो जो मोटर डेवलपमेंट है ये आपका किससे संबंधित होता है, फिजिकल डेवलपमेंट से, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इसके अंतर्गत देखिए 2 चीज़ें आ जाती हैं, एक होता है आपका ग्रॉस मोटर स्किल्स, एक होता है आपका फाइन मोटर स्किल्स। तो ग्रॉस मोटर स्किल्स क्या होता है, जहाँ पर अपनी बड़ी मसल्स का यूज करते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, बड़ी मसल्स में क्या हो जाएगा, आपकी आर्म्स की मसल्स हो जाएंगी, ठीक है, लेग्स की मसल्स हो जाएगी। जैसे कि मान लीजिए आप फुटबॉल वगैरह खेलते हैं तो इसमें क्या करते हैं, अपनी बड़ी मसल्स का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि अपने पैरों की भी मसल्स का यूज करते हैं, अपने हाथों की भी मसल्स का यूज करते हैं। तो ये किसके अंतर्गत आपका आ जाएगा, ग्रॉस मोटर स्किल्स यानी कि स्थूल गत्यात्मक कौशल, ठीक है। अब आगे है फाइन मोटर स्किल्स, ठीक है। फाइन मोटर स्किल्स का मतलब क्या होता है, देखिए इसका नाम ही है फाइन। फाइन का मतलब होता है सूक्ष्म, ठीक है। सूक्ष्म का मतलब जिसमें कि हम अपनी छोटी छोटी मसल्स का यूज करके किसी कार्य को करते हैं। जैसे कि मान लीजिए जो हमारी हाथों के फिंगर्स होती हैं, ठीक है, तो जब हम इनका यूज करके किसी कार्य को करते हैं तो वो आपका किसके अंतर्गत आता है, सूक्ष्म गतिक कौशल के, ठीक है। इसके अलावा जो हमारी आंखों की मांसपेशियाँ होती हैं ये भी किसके अंतर्गत आती हैं, आपके जो है सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल यानी कि फाइन मोटर स्किल्स के अंतर्गत आ जाती हैं, है ना।
देखिए एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है कि जो हमारा डेवलपमेंट होता है ये ग्रॉस टू फाइन होता है या फिर फाइन टू ग्रॉस होता है। तो कैसे होता है, ग्रॉस टू फाइन होता है, यानी कि सबसे पहले हम कंट्रोल किस पे करना सीखते हैं, अपनी बड़ी मसल्स पे, उसके बाद में जो है सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल यानी कि फाइन मोटर स्किल्स पे कंट्रोल करना सीखते हैं। जैसे कि मान लीजिए जब एक छोटा सा बच्चा होता है, जब वो रोता भी है तो क्या करता है, अपने पूरे हाथ पैर को पटकता है, यानी कि अपनी बड़ी मसल्स का यूज करता है। ठीक है, उसके बाद जब बच्चा मतलब 1 से 2 साल का या फिर 3 साल तक का हो जाता है, तब हम लोग उसको क्या करते हैं, कलम वगैरह पकड़ाते हैं, है ना, यानी कि फाइन मोटर स्किल्स का बच्चा यहाँ पर यूज करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा ग्रॉस मोटर स्किल्स डेवलप हुआ, उसके बाद में हमारा फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि डेवलपमेंट कैसे होता है, ग्रॉस टू फाइन होता है। ठीक है, बाकी मैंने यहाँ पर स्थूल गति कौशल के और भी एग्जांपल आपको बता रखे हैं। ठीक है, ग्रॉस मोटर स्किल्स के बारे में देख सकते हैं आप यहाँ पर बच्चे क्या कर रहे हैं, अपनी बड़ी मसल्स का यूज कर रहे हैं, तो ये आपके ग्रॉस मोटर स्किल्स का एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर एग्जांपल की बात करें तो घुटनों के बल चलना ग्रॉस मोटर स्किल्स। ठीक है, खड़े होकर के चलना, दौड़ना और कूदना। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल किसके, आपके ग्रॉस मोटर स्किल्स के एग्जाम्पल है। फाइन मोटर स्किल्स की बात करें यानी कि सूक्ष्म गति कौशल की बात करें तो हाथों के उंगलियों से कुछ उठाना, है ना, फाइन मोटर स्किल्स का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल भी ऐड कर रखे हैं, उंगलियों और अंगूठे के जरिए कुछ उठाना या फिर रेत में जो है पैरों की उंगलियों को घुमाना, तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, आपके फाइन मोटर स्किल्स का, क्योंकि इसमें आप छोटे छोटे फिंगर्स का यूज कर रहे हैं। ठीक है, ड्राइंग करना, पेंटिंग करना, राइटिंग करना, आंखों में काजल लगाना, ये सारे एग्जाम्पल किसके, आपके फाइन मोटर स्किल्स के एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके अलावा जो है मटर को उंगलियों से छीलना, ये भी किसका एग्जाम्पल है, आपका फाइन मोटर स्किल्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल आप ध्यान रखेंगे, यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पर कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास की। ठीक है, अब देखिए संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, संज्ञानात्मक पक्ष में विकास से अर्थ है मानसिक क्षमताओं के विकसित होने से है। संज्ञान का अर्थ दिमाग यानी कि बौद्धिक क्षमताओं का विकास है। ठीक है, जैसे कि सोचना हो गया, तर्क करना हो गया, कल्पना हो गया, मेमोरी हो गया, भाषा विकास जो है किसके अंतर्गत आपका आता है, ये आपका संज्ञानात्मक विकास यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। तो क्वेश्चन क्या बनता है आपसे, जो हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट है, जो हमारा भाषाई विकास है, वो किसके अंतर्गत आता है, विकास के कौन से पक्ष के अंतर्गत आता है, तो आपका संज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये बात आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। और देखिए जो ब्रेन भी होता है, इसमें आपके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है लेफ्ट ब्रेन और एक होता है आपका राइट ब्रेन। ठीक है, तो लेफ्ट ब्रेन में क्या आता है, लॉजिकल, साइंस, मैथ, लैंग्वेज। ठीक है, इसके अलावा जो राइट ब्रेन होता है इसमें क्रिएटिविटी, ड्राइंग, म्यूजिक, डांस। ठीक है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर जो राइट ब्रेन है उसको यहाँ पर कलरफुल दिखा रखा है। ठीक है, क्योंकि इसमें आपकी क्रिएटिविटी, ड्राइंग, पेंटिंग आ जाएगी। ठीक है, बाकी इसमें लॉजिक वगैरह आ जाएगा, है ना, तो ये सारी जो है आपको यहाँ पर बातें ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं सोशलाइजेशन यानी कि सामाजिक विकास की। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या क्या होता है, समाज के अंतर्निहित नियमों का अनुपालन करना। ठीक है, मोरल डेवलपमेंट भी क्या होता है, इसी से समझता है। जो नैतिकता हमारे अंदर आती है वो कहाँ से आती है, हमारे समाज से ही आती है। ठीक है, तो जो नैतिकता है ये भी हमारे समाज में ही डेवलप होती है। साथ ही साथ जो सोशलाइजेशन की प्रक्रिया है वो कैसी प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, यानी कि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो क्वेश्चन क्या बनता है कि सोशलाइजेशन कब से शुरू होता है और कब तक चलता है, तो जन्म से शुरू होता है और जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती तब तक जो है चलती रहती है। ठीक है, तो ये जो है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। लास्ट क्या है, भावनात्मक विकास यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक है, जो हमारे अंदर भावनाएं होती हैं, कभी हम गुस्सा होते हैं तो कभी खुश होते हैं। ठीक है, कभी नाराज होते हैं, है ना, तो ये क्या होते हैं, हमारे संवेग होते हैं। रथम्स के अनुसार संवेग यानी कि जो भावनाएं होती हैं ये हमारे अंदर रंग भरती हैं। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि रथम्स क्या कहते हैं भावनाओं के बारे में, तो वो कहते हैं जो भावनाएं होती हैं, जो इमोशंस होते हैं वो हमारे अंदर कलर भरते हैं, रंग भरते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। साथ ही साथ जो इमोशन और कॉग्निशन होता है ये क्या होता है, आपस में इंटररिलेटेड होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं। ठीक है, वैसे तो आपके जो विकास के पक्ष हैं ये सभी आपस में संबंधित होते हैं, है ना। एक पक्ष क्या करता है दूसरे पक्ष को प्रभावित करता है। जैसे कि मान लीजिए जब कभी भी आपकी तबीयत वगैरह खराब होती है तो यहाँ पर जो आपका फिजिकल डेवलपमेंट होता है, ठीक है, वो सही नहीं होता है, तो यहाँ पर आपका दिमाग भी सही तरीके से काम नहीं करता है, आप जो समाज में भी सही तरीके से इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, आप इमोशनली रूप से भी अच्छा फील नहीं करते हैं। तो विकास का एक पक्ष क्या करता है, बाकी के पक्षों को भी प्रभावित करता है ना। तो विकास के सभी पक्ष जो ये चारों पक्ष क्या होते हैं, आपस में अंतर संबंधित होते हैं, यानी कि एक पक्ष क्या करता है दूसरे पक्ष को प्रभावित करता है। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। विकास के सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, समान प्रतिमान का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर पैटर्न। ठीक है, सिमिलर पैटर्न का मतलब क्या हो गया, जैसे कि हम मनुष्य भी हैं तो अपने एक समान जाति का निर्माण करते हैं। ठीक है, यहाँ पर वही दे रखा है, इसके अनुसार प्रत्येक जाति अपनी जाति के अनुरूप के विकास के प्रतिमान का अनुसरण करते हैं। जैसे कि मानव चिड़िया से, ठीक है, अब मानव है तो मानव के बच्चे को ही जन्म देगा। ठीक है, चिड़िया है तो चिड़िया के बच्चे को ही जन्म देगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं अपने समान जो है प्रतिमान का विकास करते हैं। आगे दे रखा है विकास की दिशा का सिद्धांत, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। विकास की दिशा
सिर से पैर की ओर होती है। ठीक है, अभी आप लोगों ने क्वेश्चन में भी देखा था। ठीक है, विकास की दिशा अगर आपसे पूछेगी किस तरीके से होती है तो सिर से पैर की ओर होती है। ठीक है, जब हमारे विकास की दिशा सिर से पैर की ओर होती है तो इसे मस्तकाभिमुखी यानी कि सेफलोकॉर्डल भी कहते हैं। दूसरी तरफ जब हमारे विकास का क्रम मध्य से शुरू होकर बाहर की ओर होता है तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, सेफलोकॉर्डल प्रिंसिपल यानी कि समीपस्थ दूराभिमुखी कहते हैं। ठीक है, अतः कह सकते हैं कि विकास क्रमिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दो प्रिंसिपल आपको बताए गए हैं। ठीक है, एक तो आपका जो है शीर्षगामी सिद्धांत जो कि क्या कहता है, विकास सिर से पैर की ओर चलता है, और जो दूसरा प्रिंसिपल है प्रॉक्सिमल डिस्टल यानी कि समीपस्थ दूराभिमुखी सिद्धांत, वो क्या कहता है, जो हमारा विकास होता है बॉडी के सेंटर से शुरू होता है। ठीक है, बॉडी के सेंटर क्या होते हैं, हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है, रीढ़ की हड्डी होती है, तो वहाँ से हमारा विकास शुरू होता है। उसके बाद में हमारी भुजाओं का विकास होता है, फिर जो बाकी के अंग होते हैं उनका विकास होता है। ठीक है, तो जो समीपस्थ दूराभिमुखी प्रिंसिपल है वो कहता है केंद्र से बाहर की ओर, और जो शीर्षगामी सिद्धांत है, नाम ही है शीर्षगामी यानी कि सिर से पैर की तरफ। ठीक है, तो ये दोनों ध्यान रखना, यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं निरंतरता का सिद्धांत। ये क्या कहता है, जो हमारा डेवलपमेंट होता है, जो हमारा विकास होता है, ठीक है, ये जीवन पर्यंत यानी कि कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है। यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, केवल इसकी मंद और तेज जो है होती है, माँ के गर्भ से जो है मृत्यु तक चलता रहता है। मतलब विकास जो है किसी स्टेज में कम होता है, किसी स्टेज में ज़्यादा होता है। ठीक है, बट जो है जीवन पर्यंत हमारा विकास होता रहता है ना, और ये माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाता है। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत ये क्या कहता है, हमारा विकास सदैव सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर चलता है, न कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। जैसे कि मान लीजिए है ना, हम सबसे पहले सामान्य गतिविधियाँ करना सीखते हैं, है ना। अब एक जो छोटा बच्चा है वो सबसे पहले क्या करता है, किसी भी चीज़ को वो उठा भी रहा है तो अपने पूरे के पूरे हाथों का यूज करके उठाएगा। ठीक है, फिर जैसे से उसका विकास होता चला जाएगा, अगर आप उसको कहेंगे वही चीज़ लाने के लिए तो उसको घुमा फिरा करके नचा करके लाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो वो घुमा फिरा करके नचा करके ला रहा है वो क्या हो गया, विशिष्ट एक्टिविटी हो गई, है ना। और जब वो सिंपली किसी चीज़ को उठा करके ला रहा है तो वहाँ पर क्या हो गया, सामान्य गतिविधि हो गई। तो सबसे पहले वो सामान्य चीज़ें करना सीख रहा है। जैसे कि जब आप साइकिल वगैरह भी सीखते हैं, सबसे पहले सामान्य तरीके से साइकिल चलाना सीखते हैं, फिर बाद में दोनों हाथ छोड़ करके लोग साइकिल चलाते हैं। ठीक है, अभी और भी स्टंट वगैरह करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो चीज़ें क्या हो गई, विशिष्ट हो गई। तो सबसे पहले हम सामान्य गतिविधियाँ करना सीखते हैं, उसके बाद हम विशिष्ट चीज़ें सीखते हैं, है ना। जैसे कि आपका उठना हो गया, बैठना हो गया, चलना हो गया, दौड़ना हो गया। तो सबसे पहले आप सामान्य तरीके से उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं। ठीक है, फिर कई तरीके से जो है विशिष्ट गतिविधियां आप करने लगते हैं, है ना। तो यहाँ पर यही बता रखा है। पूर्वानुमान का सिद्धांत क्या होता है, विकास पूर्वानुमान होता है क्योंकि हम पहले ही अनुमान लगा सकते हैं कि विकास किस दिशा में ज़्यादा होगा। ठीक है, तो वही मैंने बताया कि विकास के बारे में कुछ हद तक क्या कर सकते हैं, पूर्वानुमान लगा सकते हैं। ठीक है, एकीकरण का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ प्रोसेस। ठीक है, ये क्या कहते हैं, बच्चों में एकीकरण का गुण पाया है जब हम किसी एक काम को करने के लिए अपने हाथ पैरों को एक साथ मिलाकर काम करते हैं तो वह एकीकरण कराते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप साइकिल को चला रहे हैं तो उसमें आपका हाथ भी यूज कर रहे हैं, पैर भी यूज कर रहे हैं, अपनी आंखों का भी यूज कर रहे हैं। ठीक है, जो हम जो हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं, जो सभी अंग होते हैं, उनका एक साथ यूज करें। ठीक है, तो वो क्या हो गया, आपका विकास का एकीकरण हो गया। ठीक है, आगे है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ये क्या कहते हैं, बच्चों का विकास व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार चलता है। किसी में विकास की गति जो है तेज होती है तो किसी में कम होती है। बच्चों में विकास में इंडिविजुअल डिफरेंस यानी कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट की पारस्परिकता पर डिपेंड करता है। इन्हीं दोनों की वजह से क्या होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब क्या होता है, हर एक बच्चा, हर एक व्यक्ति दूसरे बच्चे से अलग होता है। हर एक बच्चे के सोचने, समझने, तर्क करने की जो क्षमता होती है दूसरे बच्चों के बच्चा अलग होती है, और इन्हीं कारण हर एक बच्चा क्या होता है, दूसरे बच्चे से अलग होता है। और इसका कारण क्या होता है, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमारे अंदर देखने को मिलते हैं, तो हेरिडिटी यानी कि हमारी आनुवंशिकता और हमारा वातावरण यानी कि हमारा एनवायरनमेंट। ठीक है, हमारी इंटेलिजेंस हो गई, मोटिवेशन हो गई, इंटरेस्ट हो गया, ये भी क्या होते हैं, दूसरे लोगों के बच्चा अलग होती है। ठीक है, वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत ये क्या कहते हैं, विकास कभी भी रेखीय नहीं होता, मतलब वह कभी भी सीधी रेखा में नहीं चलता, कभी उसकी गति धीमी तो कभी तेज होती है। जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लासेस में बताया था कि जो विकास होता है, ठीक है, ये रेखीय नहीं होता। तो अगर आपसे क्वेश्चन बने कि विकास क्या लीनियर प्रोसेस होता है, तो बिल्कुल भी नहीं। विकास क्या होता है, स्पाइरल होता है। ठीक है, यानी कभी कम कभी ज़्यादा, बैक एंड फोर्थ चलता है। ठीक है, आगे अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत। ठीक है, तो अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत क्या कहता है, वही जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोग के साथ में डिस्कस किया था कि विकास के सभी बच्चे क्या होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं। ठीक है, आपस में जो है संबंधित होते हैं। एक बच्चे क्या करता है, दूसरे बच्चे को प्रभावित करता है। शारीरिक, बौद्धिक, संवेदनात्मक, सामाजिक और अन्य प्रकार के विकास अंतर संबंधित और परस्पर निर्भर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर
मैंने विकास के पक्ष आप लोगों को बताया था, और ये आपस में क्या होते हैं, PCS से संबंधित होते हैं, ठीक है, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल भी मैंने आप सभी को बता दिया था। तो इस तरीके से आपके जो है यहाँ पर विकास के सिद्धांत कंप्लीट होते हैं, और यहाँ पर ग्रोथ और डेवलपमेंट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो सभी मैंने आप लोगों के साथ में यहाँ पर डिस्कस किया, ठीक है। बाकी बाल विकास का सिद्धांत मैंने आप लोगों के साथ में यहाँ पर डिस्कस कर दिया है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे, है ना। अब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे इंटेलिजेंस के बारे में, बुद्धि के बारे में, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको कम ही कराऊंगी, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी मैं आप लोगों को यहाँ पर जो प्रीवियस क्वेश्चन की सीरीज है उसमें करा रखी हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो है आपके कॉन्सेप्ट में यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि आपके एग्जाम में ज़्यादा टाइम है नहीं और कम टाइम में आपको यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें रिविजन हो सके, ठीक है। इसलिए ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और ईजिली क्वेश्चनों को आप यहाँ पर कर पाएंगे। हालांकि लास्ट में हम लोग क्वेश्चन भी करने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले इंटेलिजेंस की, ठीक है, बुद्धि की। इंटेलिजेंस यानी समस्याओं को सुलझाने में मदद करती है। जो बुद्धि है, अगर आप सोचिए कि अगर आपके पास बुद्धि ही ना हो तो क्या आप किसी भी समस्या को सुलझा पाएंगे? नहीं सुलझा पाएंगे, ठीक है। तो बुद्धि क्या करती है? समस्याओं को सुलझाने में मदद करती है, ठीक है। बुद्धि से ही व्यक्ति जो है तर्क कर पाता है, थिंकिंग कर पाता है, इमेजिनेशन यानी कि कल्पना कर पाता है, ठीक है, कुछ सोच पाता है। इंटेलिजेंस एक मल्टी डायमेंशनल और कठिन योग्यताओं यानी कि कॉम्प्लेक्स कैपेबिलिटीज़ का एक सेट होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन बनता है कि बुद्धि क्या होती है? तो बुद्धि जो है मल्टी डायमेंशनल होती है, ठीक है। बुद्धि से हम कई डायरेक्शन में सोच पाते हैं। बुद्धि स्थायी और परिवर्तनशील होती है। बुद्धि अनुकूलन यानी कि एडॉप्टेशन स्थापित करने में हेल्प करती है, ठीक है। बुद्धि के प्रकार, अब देखिए यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछता है कि थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हुए थे? 3 प्रकार बताए हुए हैं। कौन कौन से आपके? एक तो इन्होंने बताया हुआ है मूर्त बुद्धि यानी कि कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, है ना। ये क्या होता है? मूर्त बुद्धि से अभिप्राय जो चीज़ें हमारे सामने प्रत्यक्ष, जिन चीज़ों को देखकर हम कार्य करते हैं, मूर्त बुद्धि के अंतर्गत आ जाता है। मूर्त का मतलब ये क्या होता है? जो चीज़ें आपके सामने प्रेजेंट है, जिस चीज़ को आप टच एंड फील कर पाते हैं, ठीक है, ये आपकी मूर्त बुद्धि के अंतर्गत आ जाती है। इसके बारे में किसने बताया? आपके थॉर्नडाइक ने। ये पहली प्रकार हो गया, ठीक है। जैसे कि आपका मैकेनिक हो गया, कारीगर हो गया, ठीक है, ये किसके उदाहरण है? आपके मूर्त बुद्धि के उदाहरण है। इसके बाद में आता है आपका अमूर्त बुद्धि यानी कि एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। अमूर्त का मतलब भी क्या होता है? जो चीज़ें हमारे सामने प्रेजेंट ना हो, है ना। यहाँ पर वही दे रखा है, जो बुद्धि हमें दिखाई नहीं देती, जो भावनाएं और या फिर विचार से संबंधित होती है, जैसे कि कवि, डॉक्टर, चित्रकार, ठीक है, अमूर्त बुद्धि के उदाहरण है ना। क्योंकि जो चित्रकार वगैरह डिज़ाइन करते हैं चीज़ें, तो उनके अंदर जो कल्पना होती है या फिर जो चीज़ें वो पहले से सोच रखे होते हैं, ठीक है, आप उनको देख थोड़ी पा रहे हैं। जब वो डिज़ाइन कर रहे हैं तब वो चीज़ें आपको दिख पा रही हैं, ठीक है। तो ये क्या होती है? अमूर्त बुद्धि के आपके एग्जाम्पल होते हैं। इसके बाद में इन्होंने तीसरा बुद्धि का प्रकार क्या बताया? सामाजिक बुद्धि, ठीक है। जो समाज सेवी होते हैं, समाज के लिए कार्य करते हैं, सामाजिक बुद्धि में आते हैं, ठीक है। जैसे कि नेता हो गया, व्यवसायी हो गया, समाज सेवी हो गया, अध्यापक आदि सामाजिक बुद्धि के उदाहरण है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1916 में ई टर्मन के द्वारा बुद्धि लब्धि को संशोधित सूत्र दिया गया। इन्होंने संशोधन किया, वह सूत्र क्या है? मानसिक आयु बटा के वास्तविक आयु गुणे 100। तो अगर आपसे पूछे कि 1916 में, ठीक है, टर्मन ने बुद्धि लब्धि का कौन सा संशोधित सूत्र दिया, तो कौन सा दिया? इसको आप याद इस तरीके से कर सकते हैं, एम में, ठीक है, यानी कि मानसिक आयु बटा के वास्तविक आयु, CA, ठीक है, गुणे 100। CA का मतलब ये तो आपका हो गया मेंटल एज, ये हो गया क्रोनोलॉजिकल एज, और इसमें अगर आप 100 से गुणा करेंगे तो जो IQ है वो निकल करके आ जाती है, ठीक है। जो IQ यानी कि जो बुद्धि लब्धि है वो निकल करके यहाँ पर आ जाती है, ठीक है। और इसको दिया किसने था? तो टर्मन ने, ठीक है। कब दिया था? 1916 में, है ना। बुद्धि लब्धि और उसकी स्थिति, मैंने यहाँ पर एक जो है चार्ट पूरा बना रखा है। इसमें आप यहाँ पर देख पाएंगे कि जिसकी बुद्धि जो 140 से ऊपर होगी वो क्या होगा? गिफ्टेड होगा, है ना। 120 से 139 के बीच में अति श्रेष्ठ, है ना। इस तरीके से आप यहाँ पर पूरा चार्ट देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो इसको आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे तो अगर आप देखेंगे तो ऐसे ही 1 से 2 बार अगर आप इसको देख लेंगे तो ईजिली आपको चीज़ें समझ में यहाँ पर आ जाएंगी, ठीक है। इसके बाद में रखा है गिफ्टेड यानी जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनकी क्या क्या विशेषताएँ होती है, ठीक है। तो प्रतिभाशाली बच्चे, गिफ्टेड स्टूडेंट, अपने डिस्कशन में इंडिपेंडेंट होते हैं यानी कि स्वतंत्र होते हैं। इनमें क्या होता है? आत्म क्षमता यानी कि सेल्फ एफिशिएंसी क्या होती है? काफ़ी हाई होती है। किसी चीज़ को खुद करना चाहते हैं। क्रिएटिव आइडियाज़ होते हैं इनके पास, है ना। कई तरीके के विचार होते हैं, ठीक है। इनकी जो IQ होती है वो 140 प्लस होती है। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं कि जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं उनकी क्या क्या विशेषता होती है, ठीक है। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट, सेल्फ एफिशिएंसी जो है इनकी हाई होती है, क्रिएटिव आइडियाज़ होते हैं, इनकी IQ 140 प्लस होती है। इसके अलावा और क्या होता है? तर्क शक्ति जो अच्छी होती है, शब्द ज्ञान विस्तृत होता है, शब्दों का ज्ञान अच्छा खासा होता है, ठीक है। मौलिक चिंतन कर सकते हैं। इनमें क्या होती है? क्यूरियोसिटी होती है, जिज्ञासा होती है हर चीज़ को लेकर के।
इसके बाद में यहाँ पर दे रखा है कि इन्हें ऐसे सपोर्ट की ज़रूरत होती है जो स्कूल के थ्रू नहीं मिल पाता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए स्कूल में सामान्य बच्चे होते हैं, ठीक है, उनमें से कोई एकाध बच्चा जो है गिफ्टेड होता है, तो यहाँ पर जो सिलेबस वगैरह होते हैं वो सामान्य बच्चों को ध्यान में रख करके डिज़ाइन किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो गिफ्टेड चाइल्ड होता है उनको स्कूल में निरस्ता फील होती है, बोरियत फील होती है, क्योंकि सामान्य बच्चों से पहले ही सारी चीज़ें करके बैठ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इनको जिस सपोर्ट की जरूरत होती है वो स्कूल के थ्रू इनको नहीं मिल पाता है। ठीक है, इनका जो है मेंटल प्रोसेस हाई डिग्री का होता है। ठीक है, काफ़ी हायर ऑर्डर थिंकिंग इनके अंदर जो है होती है। इसके अलावा हम यहाँ पर पढ़ेंगे बुद्धि के सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर एक कारक सिद्धांत यानी कि यूनिफैक्टर थ्योरी के बारे में अगर आपसे पूछे तो एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बिने ने किया था। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि एक कारक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो बिने के द्वारा। ठीक है, इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया सभी व्यक्तियों में एक ही प्रकार की बुद्धि होती है जो सभी कार्यों में कार्य करती है। ठीक है, तो इन्होंने सिर्फ एक प्रकार की बुद्धि के बारे में बात की, इसलिए इसका नाम भी है एक कारक सिद्धांत। ठीक है, उसके बाद में आते हैं आपके स्पीयरमैन। ठीक है, जो कि किसके बारे में बता देते हैं? दी कारक सिद्धांत यानी कि टू फैक्टर थ्योरी। ये क्या कहते हैं? इस कारक को स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया। उन्होंने बताया कि बुद्धि दो तत्वों से मिलकर बनी है। ठीक है, ये दो तत्व हैं। पहला क्या तत्व है आपका? सामान्य तत्व। ठीक है, यानी कि जी फैक्टर है ना। हर व्यक्ति में सामान्य बुद्धि जन्मजात होती है और यह हर किसी में अलग अलग होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने जो स्पीयरमैन है उन्होंने दो फैक्टर दिए बुद्धि के। एक तो बताया जनरल फैक्टर जो कि सभी में होती है। ठीक है, और दूसरा क्या बताया? विशिष्ट तत्व यानी कि स्पेशल फैक्टर। ठीक है, यह दूसरों से अर्जित करने वाली बुद्धि होती है। तो आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे जो स्पीयरमैन है ये दो फैक्टर की बात करते हैं, सामान्य फैक्टर और विशिष्ट तत्व यानी कि स्पेशल फैक्टर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर आगे समूह तत्व कारक सिद्धांत यानी कि ग्रुप फैक्टर थ्योरी। इस सिद्धांत का प्रतिपादन थ्रस्टन द्वारा किया गया। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कई प्रकार की योग्यताओं का मिश्रण है जो विभिन्न समूहों में पाई जाती है। तो क्वेश्चन यहाँ से ये पूरा लाइन उठा करके आपको दे सकता है या फिर पूछ सकता है कि समूह तत्व कारक सिद्धांत यानी कि ग्रुप फैक्टर थ्योरी जो है किससे संबंधित है? तो थ्रस्टन से संबंधित है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। यहाँ से तो आपके एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है, यह थ्योरी जो है इस बात पर जोर देती है कि जो बुद्धि होती है उसकी अलग अलग दशाएं होती है, यानी इसका नाम ही है बहुबुद्धि सिद्धांत। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं जो हार्वर्ड गार्डनर की जो बुद्धि होती है वो कई प्रकार की होती है। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल होती है यानी कि बुद्धि के कई सारे आयाम होते हैं। ठीक है, पहला क्या है? शाब्दिक भाषाई बुद्धि, वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है ना। ये किसके अंतर्गत होती है? जैसे कि लोग आपके वकील होते हैं, कवि होते हैं, पत्रकार होते हैं। ठीक है, इसके माध्यम से शब्दों और भाषा का ज्ञान होता है, यानी कि जिनके पास में शब्दों का एक अच्छा नॉलेज होता है, भाषा का ज्ञान होता है। ठीक है, उनके पास में ये वाली बुद्धि होती है। जिन व्यक्तियों में इसका विकास अधिक हो तो वे वकील, कवि, पत्रकार आदि बनते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट आपका क्या दे रखा है? तार्किक गणितीय बुद्धि यानी कि लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। ये किसके अंतर्गत होती है? इसमें तार्किक योग्यता यानी कि मैथ कैलकुलेशन अधिक होती है। जिन व्यक्तियों में इसका विकास अधिक होता है वो अकाउंटेंट, बैंकर, साइंटिस्ट आदि बनते हैं। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि अकाउंटेंट या फिर बैंकर, साइंटिस्ट में कौन सी बुद्धि होती है आपकी? तो तार्किक गणितीय बुद्धि होती है। ठीक है, आगे देखते हैं अब हम लोग यहाँ पर स्थानिक बुद्धि। ठीक है, तो स्थानिक बुद्धि का मतलब क्या होता है आपका? यहाँ पर अमूर्त तथ्यों के आधार पर मानसिक छवि बनाना। ठीक है, जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो तो वह मूर्तिकार, चित्रकार, आर्किटेक्चर आदि बनते हैं। जैसे देखिए स्थानिक का मतलब क्या होता है? जिनके पास जो है प्रॉपर स्थान की समझ होती है। ठीक है, जैसे कि जो आर्किटेक्चर वगैरह होते हैं, घरों के नक्शे वगैरह डिज़ाइन करते हैं, तो कहाँ पर क्या चीज़ें डिज़ाइन करते हैं ये आपके जो है ज़मीन देख करके ही वो लोग बता देते हैं, है ना। या फिर जो चित्रकारी वगैरह करते हैं उनके पास में कौन सी बुद्धि होती है? आपकी स्थानिक बुद्धि होती है। जो मूर्तिकार होते हैं उनके पास में कौन सी बुद्धि होती है? आपकी स्थानिक बुद्धि होती है। ठीक है, आगे देखते हैं शारीरिक गतिक बुद्धि यानी कि बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, शरीर को गति देने वाली बुद्धि। ठीक है, जिन व्यक्तियों में इसका विकास अधिक होता है तो वो अभिनेता, अभिनेत्री, ठीक है, यानी कि एथलीट और डांसर आदि बनते हैं। जैसे कि जो सर्कस वगैरह में भी काम करते हैं तो उनकी बॉडी पर क्या होता है? अपना एक अच्छा खासा कंट्रोल होता है। ठीक है, जिस डायरेक्शन में जाते हैं वो किसी भी ऑब्जेक्ट को यूज कर पाते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है ना। संगीत में बुद्धि, नाम से ही समझ में आ रहा है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो इस बुद्धि के अंतर्गत संगीत की बुद्धि अधिक होती है। जिन व्यक्तियों में इसका विकास अधिक होता है तो वो सिंगर आपके, ठीक है, या फिर एंटरटेनर आदि बनते हैं। जैसे कि आपके जो है सोनू निगम जी हो गए, अरिजीत सिंह हो गए, ठीक है, या फिर लता मंगेशकर जी हो गई। तो इनके अंदर कौन सी बुद्धि होती है? आपकी संगीत में बुद्धि होती है, क्योंकि इन लोगों के पास में सुर, लय, ताल का एक अच्छा संगम होता है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर अंतः व्यक्तिक बुद्धि। ठीक है, यानी कि इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, है ना। इसमें क्या होता है? इसके द्वारा व्यक्ति
दूसरे व्यक्तियों के साथ कैसे इंटरेक्ट किए जाते हैं यह पता चलता है। जिन व्यक्तियों में इसका विकास अधिक होता है वो नेता, सामाजिक कार्यकर्ता आदि बनते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस वाला व्यक्ति होता है ना, वो दूसरे के बारे में बता पाता है कि आपके मन में विचार क्या चल रहे हैं, ठीक है, या फिर आपको किस तरीके से प्रभावित करना है, ठीक है। तो दूसरों को प्रभावित करना है, फिर दूसरों के विचार को जान पाना, ये किसके अंतर्गत आपका आता है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, है ना। आगे देखते हैं, अंतः व्यक्ति यानी कि इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, है ना, ये किसके पास होती है, इसके द्वारा खुद के साथ इंटरेक्ट किया जाता। जिन व्यक्तियों में इसका विकास अधिक हो तो वे आध्यात्मिक गुरु गौतम बुद्ध बनते हैं। जैसे कि मान लीजिए जो व्यक्ति खुद के बारे में बता पाते हैं या फिर खुद से बातचीत कर पाते हैं, ठीक है, उनके पास में कौन सी बुद्धि होती है, आपकी इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस होती है, यानी कि अंतः वैयक्तिक बुद्धि होती है ना। अब यहाँ पर लास्ट है आपका प्रकृतिवादी बुद्धि यानी कि नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। ये किसके अंतर्गत होती है, इस बुद्धि के व्यक्ति प्रकृति के नज़दीक होते हैं। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो तो वे किसान आदि बनते हैं। ये जो हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी है इसकी आलोचना भी की गई, क्रिटिसिज्म भी की गई, ठीक है। क्यों की गई, यहाँ पर बता रखा है मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी को वैलिड नहीं माना जा सकता क्योंकि इसमें अलग अलग इंटेलिजेंस को माप नहीं सकते, ठीक है। अब जो अलग अलग इंटेलिजेंस इन्होंने बता रखे, जो 8 प्रकार बता रखे हैं, इसको आप मेजर नहीं कर सकते, माप नहीं सकते, ठीक है। इसका दे रखा है त्रिआयामी सिद्धांत, ठीक है, यानी कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, जेपी गिलफोर्ड ने किया था। तो अगर आपसे क्वेश्चन बने कि त्रिआयामी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, किसने बताया था इसके बारे में, तो जेपी गिलफोर्ड ने बताया था, ठीक है। ये सिद्धांत क्या कहते हैं, इस सिद्धांत को बुद्धि संरचना सिद्धांत भी कहते हैं। तो क्वेश्चन बनता है कि बुद्धि संरचना सिद्धांत किसे कहते हैं, तो जो त्रिआयामी सिद्धांत है जेपी गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया उसे वो क्या कहते हैं, बुद्धि संरचना सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। गिलफोर्ड के अनुसार मानसिक योग्यताएं प्रमुख रूप से 3 तत्वों से निर्मित होती है, विषय वस्तु यानी कि कंटेंट, संक्रियाएं यानी कि ऑपरेशन तथा उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट। तो ये 3 चीज़ों की बात करते हैं, प्रोडक्ट, ऑपरेशन और कंटेंट, ठीक है। तो ये 3 आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे है त्रिआयामी त्रिघटिकीय सिद्धांत, ठीक है। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, स्टर्नबर्ग ने किया था, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है और ये भी आपका क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो त्रिघटिकीय सिद्धांत अगर आपसे पूछे तो स्टर्नबर्ग, जो स्टर्नबर्ग ने बुद्धि को 3 भागों में बांटा वो कौन कौन सी है, देखिए जो नाम है वही काम है, ठीक है। अनुभवात्मक बुद्धि, ठीक है। अनुभवात्मक बुद्धि, यह बुद्धि अनुभव पर आधारित होती है। व्यक्ति अपने अनुभवों से कुछ नई खोज करता है और अपने अनुभवों में कुछ नया क्रिएट करता है, ठीक है। इसके बाद में घटकीय बुद्धि। घटकीय बुद्धि वाले व्यक्ति कल्पना शक्ति में बहुत कुछ सोच लेते हैं। ये अमूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं, ठीक है। ऐसे लोग हर चीज़ के पीछे कारण जानना चाहते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट भी क्लियर है, ठीक है। सिंपल से पॉइंट है। संदर्भात्मक बुद्धि, ठीक है। संदर्भात्मक बुद्धि व्यक्ति इसमें सूचनाओं को सही ढंग से इस ढंग से उपयोग करने में सफल हो जाता है जिसको उसको अधिक से अधिक लाभ हो, या फिर व्यक्ति पर्यावरण के साथ समायोजन रखते हैं, ठीक है, और व्यवहारिक होते हैं। तो ये सारे पॉइंट जो है आपके स्टर्नबर्ग के द्वारा बताए गए हैं ना। तो इस तरीके से आपका जो बुद्धि वाला है चैप्टर वो आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अधिगम अक्षमता के प्रकार, ठीक है। यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, लर्निंग डिसेबिलिटीज, ठीक है। सीखने की क्षमता या योग्यता में कमी को अधिगम अक्षमता कहते हैं। एक चर अवस्था यानी कि वेरिएबल स्टेज होती है, ठीक है। सबसे पहला क्या है, डिसलेक्सिया, ठीक है। अब देखिए डिसलेक्सिया क्या होता है। डिसलेक्सिया एक व्यापक शब्द है जिसका संबंध पठन विकार से है, ठीक है, यानी कि रीडिंग डिसऑर्डर से है। पढ़ने में कठिनाई होती है, ई एवं क में विभेद नहीं कर पाता है, ठीक है। बच्चा यहाँ पर ई और क में जो है अंतर नहीं कर पाता है। इसके साथ साथ सा, वाज, न्यूक्लियर, अनक्लियर में बच्चा यहाँ पर अंतर नहीं समझ पाता है, ठीक है। लेटर को रिवर्स कर देता है, ठीक है। जब पढ़ने में कठिनाई होती है तो बच्चा जो है लिखने में भी त्रुटि करता है, क्योंकि जब बच्चा पढ़ेगा शब्दों को गलत तो यहाँ पर जो है लिखेगा भी गलत। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि ऐसा कौन सा जो है विकार है जिसमें जो बच्चा होता है वो सही तरीके से शब्दों को रीड नहीं कर पाता है, तो क्या हो जाएगा, डिसलेक्सिया, ठीक है। लेटर रिवर्स कर देता है तो वहाँ पर भी डिसलेक्सिया, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। आगे देखते हैं अफ्रेक्सिया, ठीक है। अफ्रेक्सिया क्या होता है, यह एक शारीरिक विकार है जिसके कारण व्यक्ति मांसपेशियों के संचालन से संबंध सूक्ष्म गति कौशल के बारे में मैंने आप लोगों के साथ में यहाँ पर डिस्कस किया हुआ था, ठीक है। लिखने, चलने, टहलने, बोलने में निपुण नहीं होता है, ठीक है। यह मस्तिष्क के सेरेब्रम में क्षति के कारण उत्पन्न विकार है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। डिस्प्लेक्सिया क्या होता है, ये क्या होता है आपका अफेजिया का ही एक प्रकार होता है। ये भी आपके मस्तिष्क में क्षति के कारण उत्पन्न होता है। इसमें जो बच्चा होता है वो हाथ एवं आंखों के बीच जो है समन्वय यानी कि संतुलन स्थापित नहीं कर पाता है, ठीक है। डिस्लेक्सिया तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार है जिसे सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर कहते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर किसे कहते हैं तो डिस्लेक्सिया को, ठीक है।
आगे देखते हैं अफेजिया। अफेजिया क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, भाषा एवं संप्रेषण अधिगम अक्षमता। ठीक है, यानी कि जब बच्चा सही तरीके से संप्रेषण ना कर पाए, ठीक है, मौखिक रूप से सीखने और विचारों को अभिव्यक्त करने में समस्या, अपने विचारों को रख ना पाए, मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति से यह अफेजिया उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा डिस्फेजिया। ठीक है, मस्तिष्क में क्षति के कारण बातचीत करने में क्या होती है, आंशिक या फिर पूर्ण जो है अक्षमता आ जाती है। अलेक्सिया क्या होता है, मस्तिष्क में क्षति के कारण पढ़ने में अक्षमता आती है। इसे शब्द अंधता या पाठ बंधुता या विजुअल अफेजिया भी कहा जाता है। ये क्या होती है, आपकी अर्जित डिस्लेक्सिया होती है। अलेक्सिया के कारण अफेजिया एवं डिस्ग्राफिया जैसी अधिगम अक्षमता होना भी संभव है, किंतु प्रत्येक स्थिति में संभव नहीं है। ठीक है, अब आगे है डिस्ग्राफिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब देखिए डिस्ग्राफिया क्या होता है। इसमें जो बच्चे की राइटिंग होती है वो इनलिजिबल राइटिंग होती है। इनलिजिबल राइटिंग का मतलब क्या हो गया, पढ़ने योग्य राइटिंग नहीं होती और इसमें जो है बच्चे को लिखने में संबंधी अक्षमता देखने को मिलती है, यानी कि बच्चा जो है सही तरीके से शब्दों को लिख नहीं पाता है। ठीक है, हाथ, हथेली या फिर उंगलियां संबंधी जो है गड़बड़ियाँ होती हैं, मस्तिष्क संबंधी कुछ गड़बड़ियाँ होती हैं, है ना। बच्चे यहाँ पर जो है सही तरीके से शब्द वगैरह को लिख नहीं पाता है, इलिजिबल राइटिंग होती है। ठीक है, डिसकैलकुलिया क्या होता है, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन बना हुआ है आपके एग्जाम में। तो अंक गणित समझने में क्या होती है, कठिनाई होती है। इसे न्यूमलेक्सिया भी कहा जाता है। इसके साथ साथ ग्राफिकल, लेक्सिकल, वर्बल, ऑडियोग्राफिक, ठीक है, मस्तिष्क संबंधी जो है यहाँ पर कुछ गड़बड़ियाँ देखने को मिलती है। ठीक है, फिर आगे है डिस्थीमिया। डिस्थीमिया क्या होता है, गंभीर तनाव की अवस्था। ठीक है, व्यक्ति के मन अवस्था हमेशा क्या होती है, निम्न होती है। ठीक है, तो ये अगर आपसे पूछे कि डिस्थीमिया क्या होती है, तो इसमें जो व्यक्ति होता है उसकी मन की अवस्था हमेशा निम्न होती है। ठीक है, बालक का जो अधिगम, जो लर्निंग होती है वो प्रभावित होती है। ठीक है, क्योंकि बच्चा हमेशा टेंशन में रहता है, तनाव में रहता है। ठीक है, डिस्मॉर्फिया। ठीक है, डिस्मॉर्फिया क्या होता है, इसमें जो है भ्रम हो जाता है कि जो शरीर के कुछ अंग हैं वो बहुत ही छोटे या फिर अपूर्ण है ना। शरीर के विभिन्न अंगों की तुलना में दूसरे लोगों से करने लगते हैं, इसका प्रतिकूल प्रभाव उनके अधिगम पर पड़ता है ना। तो इसमें सिर्फ एक भ्रम हो जाता है, डिस्मॉर्फिया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे ADHD, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। सबसे पहले तो यहाँ पर इसका फुल फॉर्म ही पूछ लिया था एक बार। ठीक है, कि ADHD का फुल फॉर्म बताइए, तो आप ध्यान रखेंगे अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता, बहुत ही हाइपर एक्टिव होता है। ठीक है, बार बार यहाँ पर चीज़ों को क्या करता है, चेंज करता रहता है, उसका जो ध्यान होता है वो एक जगह पर टिक ही नहीं पाता है। ठीक है, इसके बाद में दे रखा है स्वालीनता, यानी कि आत्म केंद्रितता, ऑटिज्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें क्या होता है, दोहराव, रेपिटेटिव, ठीक है, और बार बार किए जाने व्यवहार, यानी कि बिहेवियर, ऑटिज्म कहलाता है। यह दिव्यांगता, सामाजिक संचार यानी कि सोशल कम्युनिकेशन में चुनौतियों का कारण बनती है। जैसे कि जो ऑटिज्म वाला बच्चा होगा ना, बार बार रिपीटेटिव बिहेवियर करता है ना, एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करता है, दोहराता है, इसलिए इस बच्चे को क्या होती है, सामाजिक संचार में जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ PWD यानी कि फिजिकल विद डिसेबिलिटीज़, तो ये आपका 1995 में 7 डिसेबिलिटीज़ की बात की थी। और जो RPWD, ठीक है, यानी कि जो आपका संशोधित वाला आया, ठीक है, राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, ये आपका 2016 में ये जो PWD आया था 1995 में, इसी को रिवाइज किया गया था। ठीक है, ये कब आया, आपका जो RPWD है 2016 में आया। ठीक है, और जो PWD है ये आपका 1955 में आया और इसमें 7 प्रकार के डिसेबिलिटीज़ की बात की गई थी। बट जो PWD आया 2016 में, इसमें जो 21 प्रकार के डिसेबिलिटीज़ को शामिल किया गया। ठीक है, RPWD 15 जून 2017 में लागू हुआ था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो RPWD है ये कब लागू हुआ था, अगर क्वेश्चन पूछे तो 15 जून 2017 में। ठीक है, और इसमें ये जो है 21 प्रकार के डिसेबिलिटीज़ के बारे में बताया गया है RPWD में। ठीक है, अंधापन, दृष्टिबाधिता, कुष्ठ रोग से पीड़ित, श्रवण हानि, लोकोमोटर विकलांगता। ठीक है, तो आप यहाँ पर सारी चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपके एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हल्का हल्का आप इनको देख लीजिएगा। बाकी RT एक्ट 2009, यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। ओके, RT क्या कहता है, 2009 शिक्षा का अधिकार अधिनियम RT राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में तैयार हुआ, परंतु 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछे कि जो RT 2009 है ये लागू कब हुआ था, ठीक है, तो 1 अप्रैल 2010 को, और तैयार कब हुआ था, तो 2009 में ही। ठीक है, ये आपसे क्या पूछता है कि लागू कब हुआ था, तो आप ध्यान रखेंगे 1 अप्रैल 2010, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, संविधान का 86वां संशोधन 2002 में आर्टिकल 21A के अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा बच्चों को देने का प्रावधान किया गया। तो क्वेश्चन अगर पूछे कि निःशुल्क शिक्षा, ठीक है, या फिर अनिवार्य शिक्षा बच्चों को देने का प्रावधान कब किया गया, ठीक है, तो 2002 में। कौन से आर्टिकल में, तो आर्टिकल 21A में। ठीक है, और कौन से संशोधन में, संविधान के, तो 86वें संशोधन में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है,
यहाँ पर क्या कहा गया, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य जो है शिक्षा दी जाए। ठीक है, तो आरटीई आपका क्या कहता है, 6 से जो 14 साल के बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए। और जो डिसेबल बच्चे, जो दिव्यांग बच्चे हैं, उनके लिए यह रूल क्या है, 6 से 18 साल। ठीक है, तो बच्चों के लिए आयु सीमा क्या रखेगी, 6 से 18 वर्ष। तो क्वेश्चन एक बार आपके एग्जाम में पूछा था कि दिव्यांग बच्चों के लिए आरटीई जो है निःशुल्क शिक्षा की बात कितने से कितने एज तक के बच्चों के लिए करता है, तो 6 से 18। ठीक है, बट अगर सामान्य बच्चों के लिए पूछे या फिर जो है क्वेश्चन में दिव्यांग ना लिखा हो, तब आप वहाँ पर क्या कहेंगे कि आरटीई कहता है कि 6 से लेकर के 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। ठीक है, आगे देखते हैं, एज के अनुसार कक्षा में नामांकन का प्रावधान होगा। ठीक है, एज वाइज जो है होमोजेनियस क्लासेस होंगी। ठीक है, फिर उसके बाद में आरटीई के कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, ये आप रीड कर लीजिएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, बच्चों को शारीरिक या फिर मानसिक सजा नहीं देना है, ये बात कौन कहता है, आपकी आरटीई कहता है। ठीक है, उम्र के अनुसार सीधा नामांकन, कोई टेस्ट नहीं, यानी कि बच्चे की जो एज है उसी के आधार पर आप बच्चे का एडमिशन ले लीजिए। ठीक है, कोई भी टेस्ट वगैरह नहीं करना है। ठीक है, नो एडमिशन फीस, कोई भी एडमिशन की फीस नहीं लेनी है। गवर्नमेंट टीचर को प्राइवेट ट्यूशन नियम के विरुद्ध है। ठीक है, यानी जो गवर्नमेंट टीचर है उनको जो है प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ाना है। ठीक है, ये क्या है, आपका रूल के अगेंस्ट है। ठीक है, नियम के विरुद्ध है। बिना मान्यता के स्कूल चलाना मना है ना। प्राइवेट स्कूल में यानी कि बीपीएल ईडब्ल्यूएस छात्रों को 25% अतिरिक्त छूट का प्रावधान है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ जो है 30 संबंधे 1, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 30 संबंधे 1, यानी कि बच्चे और जो शिक्षक का रेशियो। कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछता है, शिक्षक और बच्चे का रेशियो। ठीक है, तो आप बताएंगे 1 संबंधे 30। ठीक है, बट बच्चे और शिक्षक का रेशियो पूछा है, यानी कि बच्चे कितने होने चाहिए, तो 30 बच्चों पे कितने शिक्षक होने चाहिए, 1 शिक्षक। ठीक है, और कहाँ पर, किस स्तर के लिए, प्राथमिक स्तर के लिए। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बने हुए हैं। प्राथमिक स्कूल बच्चे के घर से कितने किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए, तो 1 किलोमीटर के दायरे में, और जो उच्च प्राथमिक है वो 3 किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए। तो ये भी क्वेश्चन बना हुआ है कि जो आरटीई है उसके अनुसार जो प्राथमिक जो है स्कूल हैं वो बच्चे के घर से कितनी दूरी पर होनी चाहिए, तो 1 किलोमीटर। ठीक है, उच्च प्राथमिक 3 किलोमीटर, है ना। कक्षा 1 से 5 तक में 1 वर्ष से कम 200 वर्किंग डेज विद्यालय खुलना चाहिए। ठीक है, जो 1 से लेकर के 5वीं तक क्लास होती है उसमें कम से कम 200 दिन क्या होना चाहिए, विद्यालय खुला होना चाहिए। ठीक है, और 6 से 8 में कितना, 220 दिन। ठीक है, और 1 से 5 तक का टीचर जो होता है उसे पीआरटी। ठीक है, और 6 से 10 तक का जो टीचर होता है उसे टीजीटी, और 11 to 12 तक का जो लेक्चरर, ठीक है, उसे पीजीटी। ये आपको यहाँ पर बता रखा है। ठीक है, 1 to 5 यानी कि प्राइमरी स्कूल में जो टीचर और जो स्टूडेंट का रेशियो है वो कितना होना चाहिए, 30 संबंधे 1 का। 6 से 8 में कितना होना चाहिए, 35 संबंधे 1 का। ठीक है, फिर आगे क्या दे रखा है, 9 to 12 यानी कि सेकेंडरी स्कूल, 11 to 12 सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ठीक है, तो क्वेश्चन बनता है कि 9 to 12 को क्या कहते हैं, तो सेकेंडरी स्कूल, और यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ठीक है, कक्षा 1 से 5 में 1 वर्ष से कम 800 घंटे पढ़ाई होनी चाहिए। ठीक है, घंटे भी आपको यहाँ पर पूछता है। ठीक है, यहाँ पर तो आपको वर्किंग डे दे रखा था। ठीक है, तो ये आपका था 200 दिन। ठीक है, बट यहाँ पर कितने घंटे पढ़ाई होनी चाहिए, तो 800 घंटे। ठीक है, बाकी क्लास 6 to 8 में जो है 1 वर्ष में कम से कम 1000 घंटे पढ़ाई होनी चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा कि 1 वर्ष में 1 से लेकर के 5 में कितने घंटे पढ़ाई होनी चाहिए, तो 800 घंटे। ठीक है, 6 से 8 में 1 वर्ष में कितनी पढ़ाई होनी चाहिए, तो 1000 घंटे। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे पॉइंट ध्यान रखना है। एक शिक्षक को 1 सप्ताह में 45 आवर काम करना है, जिसमें शिक्षण सामग्री प्रिपेयर का समय भी सम्मिलित है। ठीक है, इंक्लूडिंग प्रिपरेटरी आवर्स। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। एवं 150 चिल्ड्रन। ठीक है, 5 टीचर 1 हेड टीचर। ठीक है, यानी कि 150 बच्चों पे क्या होना चाहिए, 5 टीचर और 1 जो है हेड टीचर होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो जितने भी आपके आरटी के महत्वपूर्ण निर्देश थे मैंने आप लोग के साथ में यहाँ पर डिस्कस किए। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर आरटी के महत्वपूर्ण निर्देश जो है कंप्लीट किए। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे जीन पियाजे की थ्योरी। ठीक है, फिर लेव वाइगोस्की की थ्योरी यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में कई सारे और भी मनोवैज्ञानिक हैं आप, जैसे कि नॉम चॉम्स्की हो गए। ठीक है, लॉरेंस कोहलबर्ग हो गए, है ना, थॉर्नडाइक हो गए, पॉला हो गए, अल्बर्ट बंडूरा हो गए। ठीक है, तो इन सभी की थ्योरी हम लोग एक क्लास में यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, तो मैं सोच रही हूँ कि इस वीडियो को, मतलब ये वीडियो ऐसे बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो जो जितने भी आपके मनोवैज्ञानिक हैं ना उनको एक क्लास में मैं आपको यहाँ पर कवर करा दूँ। ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, अभी जैसे ही आपकी वीडियो अपलोड हो जाएगी उसके बाद में इवनिंग में जो आपकी जितने भी आपके मनोवैज्ञानिक जैसे कि ईएल थॉर्नडाइक हो गए, है ना, इन सभी का जो आपका सिद्धांत है वो मैं एक जो है वीडियो में अच्छी तरीके से कवर करा दूंगी। ठीक है, ऐसे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आपको भी उतना
बर्डन नहीं होगा। हालांकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही पास है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक क्लास में सारी जितनी भी आपकी थ्योरी है उसको कंप्लीट करा दूँगी, ठीक है। तो आज की इस क्लास में इतना ही, ठीक है। अब जो आपकी इवनिंग में क्लास आएगी उसमें आपको जो है ये सभी जितने भी मैंने आपको यहाँ पर मनोवैज्ञानिक दिखाए हुए हैं वो सभी एक क्लास में आपका कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में आगे हम लोग थोड़ी बहुत जितनी भी चीज़ें होंगी आपकी ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन और जो है प्रोग्रेसिव शिक्षा यानी कि प्रगतिशील शिक्षा, इन सभी को हम लोग एक क्लास में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आज आपका पूरा का पूरा जितनी भी चीज़ें वो कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। तो 102 दिन और जो है आपका टाइम लगेगा, यानी कि आज 21 है ही आपका और 22 तक सारी चीज़ आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे CDP के लिए, ठीक है। तो 102 या फिर 3 क्लासेस होंगी इसमें कि आप जो है कंप्लीट अपना रिवीजन कर सकते हैं। छोटी छोटी क्लासेस होंगी, ठीक है। तो आप इनको जो है अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी जिन्होंने नोट्स वगैरह ले रखा है उनको तो कोई दिक्कत आने ही वाली नहीं है, ठीक है। एक बार आप जो जितनी चीज़ें मैं आप लोग सब में डिस्कस करूँगी उनको रीड कर लीजिएगा। बाकी जो है आपको एक बार खुद से रिवीजन करना रहेगा, ठीक है। बट अगर आपने पहले से चीज़ें पढ़ रखी है तो एक बार रिवीजन के तौर पर नोट्स को ले सकते हैं। नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप यहाँ पर देख ही पा रहे होंगे किस तरीके से मैंने चीज़ों को डिज़ाइन किया हुआ है, ठीक है। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो कम प्राइस में आपको यहाँ पर नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन नोट्स है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अब इवनिंग में आप सभी के साथ में जो इम्पोर्टेंट आपके थ्योरी है उनके साथ में, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप लिंक को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो आगे क्लासेस है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को यहाँ पर मिल जाए।